हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज का जो ये टॉपिक है ये व्हीट स्टोन सेतु से संबंधित है। क्वेश्चन पूछा जाता है व्हीट स्टोन सेतु के संतुलन की शर्त का निगमन कीजिए, या क्वेश्चन आ जाएगा किरचॉफ के नियमों की सहायता से व्हीट स्टोन सेतु के संतुलन के लिए शर्त ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, या व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत समझाइए। तो आपको जो मैं बताने वाला हूं इसी को लिखना है। और ये जो आपका व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत है ये शॉर्टकट में आज मैं बताऊंगा। देखिए, इसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसके पहले जो प्रीवियस ईयर का वीडियो है उसमें थोड़ा सा दूसरा मेथड सिद्ध हुआ था, और आज जो मैं बताने वाला हूं ये दूसरा मेथड है। तो आप कंफ्यूज मत होना, दो में से कोई भी मेथड आपसे बनता है तो आपको बराबर नंबर मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको लिखना है सिद्धांत, है ना। सिद्धांत के बाद सूत्र की स्थापना, ठीक है। तो सिद्धांत में आपको सिर्फ यही बताना है कि इसमें क्या क्या जुड़ा हुआ है और कैसे काम करता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको डायग्राम समझना है। देखिए, इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा एक चतुर्भुज ए बी सी डी, और इस चतुर्भुज में चार भुजाएं हैं, जैसे ए बी, बी सी, ए डी और डी सी। इन चार भुजाओं में चार प्रतिरोधों को जोड़ा गया है, पी क्यू आर एस। तो आप लिख सकते हैं कि चार प्रतिरोध पी क्यू आर एस को चतुर्भुज ए बी सी डी के चारों भुजाओं के साथ जोड़ा गया है, ठीक है। इतना लिख सकते हैं। आगे लिखना है, यहां पर चतुर्भुज में दो विकर्ण दिख रहे हैं, एक तो एसी विकर्ण होगा और एक तो बीडी। आगे लिखना है आपको कि एक विकर्ण एसी के बीच, एक विकर्ण एसी, अब इसको बाहर इसलिए दर्शाया गया ताकि आप लोगों को दिखे। अभी यहां पर मैं दर्शा देता यहां से यहां डायरेक्ट खींचकर तो दिक्कत हो जाती, समझ में नहीं आता। तो एसी के बीच, एक विकर्ण एसी के बीच एक सेल ई जोड़ा गया है, तथा दूसरे विकर्ण बीडी के बीच एक धारामापी, जी का मतलब होता है गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो एक धारामापी जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो एसी विकर्ण के बीच एक सेल जुड़ा हुआ है और बीडी विकर्ण के बीच क्या जुड़ा हुआ है स्टूडेंट, तो एक धारामापी जोड़ा गया है। इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है ताकि इसमें किसी प्रकार का विक्षेप न हो। और जब धारामापी में कोई विक्षेप नहीं होता है तब यह जो संतुलन है सेतु जो है व्हीट स्टोन सेतु संतुलन की स्थिति में होता है। मतलब विक्षेप नहीं होगा तो संतुलन की स्थिति होगी, ये तो नॉर्मल है। क्लियर? तो इतना ही लिखना है। क्लियर? जो मैं बता रहा हूं इतना ही लिखना है जितना कि मैं बता दिया, ठीक है ना। एक बार आप समझें कि फिर से कि पी क्यू आर एस, चार प्रतिरोध पी क्यू आर एस चतुर्भुज ए बी सी डी के चार भुजाओं के साथ जोड़कर एक विकर्ण एसी के साथ एक सेल ई को जोड़ा गया है, तथा दूसरे विकर्ण बीडी के बीच एक धारामापी, है ना, जोड़ा गया है, तथा इनको इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है कि धारामापी में कोई विक्षेप ना हो तो सेतु किस अवस्था में होगा, संतुलन की स्थिति में होगा। फिर आपको सीधा लिख देना है कि इस स्थिति में, यहाँ पे आपको एक लाइन लिखना है, इस स्थिति में मतलब संतुलन की स्थिति में, इस स्थिति में P बटे Q, यही सिद्धांत है और इसी को प्रूव करना है, R बटे S, P बटे Q बराबर R बटे S। इसे व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत कहते हैं, सेतु का सिद्धांत कहते हैं। इतना लिखना है। क्लियर? तो एक बार मैंने इसको पूरा लिख लिया है, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है, अब यहाँ से भी लिखा हुआ है, इस चीज को भी आप समझ लें, ठीक है। तो व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत है, चार प्रतिरोधों पी क्यू आर और एस को चतुर्भुज एबीसीडी की चार भुजाओं में जोड़कर चतुर्भुज के एक विकर्ण एसी के बीच सेल जोड़ा जाता है ई, और दूसरे विकर्ण बीडी के बीच एक धारामापी जी जोड़कर इसे हम प्रतिरोध के मानों को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि धारामापी में कोई विक्षेप ना हो तो सेतु की संतुलन में कहा जाता है। मतलब जो व्हीट स्टोन सेतु है वो संतुलन की स्थिति में है। फिर आपको यहाँ पे डायग्राम बना लेना है, इसके बाद यहाँ पर लिख देना है इस स्थिति में P बटे Q बराबर R बटे S, इसे ही व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत कहते हैं। इतना तो समझ गए होंगे। अब आपको समझना है सूत्र की स्थापना। तो सूत्र की स्थापना में आपको कुछ लिखना भी है, थोड़ा सा क्या लिखना है समझिए। जैसा कि पहले डायग्राम से ही समझ लेते हैं। आपके पास एक सेल है, ई है, सेल है, ठीक है ना। इसमें से बहने वाली जो धारा आई है, जैसे यहां से धारा जा रही है, यहां पर जैसे ही ए पर पहुंचती है तो ए के बाद ये दो भागों में बढ़ जाती है। क्लियर? एक तो I1 धारा और दूसरा I2 धारा। तो सेल ई से जाने वाली जो धारा आई है बिंदु ए पर दो भागों में बढ़ जाती है। एक भाग I1, जैसे यहां पर मैं कह देता हूं I1 पी क्यू की ओर चला जाता है, और जो आपका एक धारा
I2 है, वो कहाँ ADC की ओर। तो दो प्रकार के धारा यहाँ पर बह रहे हैं, एक I1 और दूसरा I2। क्लियर? तो ये I1 धारा और ये I2 धारा दो भागों में बढ़ जाता है। तो अब आपको इतना लिख लेना है सूत्र की स्थापना में कि सेल E में से बहने वाली विद्युत धारा I बिंदु A पर दो भागों में बढ़ जाती है। इसका एक भाग I1 प्रतिरोध P और Q से है ना, ऊपर की ओर, जिसको मैंने बताया, और दूसरा जो धारा I2 है प्रतिरोध R और S में से होकर प्रवाहित होता है। क्लियर? संतुलन की स्थिति में B और D पर विभव समान होगा, मतलब विभव समान होगा तो विद्युत वाहक बल भी वहां पे 0 होगा। ध्यान रखिएगा, मैं अभी लगाऊंगा और किरचॉफ का नियम, दूसरा नियम लगेगा। किरचॉफ का नियम यदि आप नहीं देखें तो देख लेना, यदि आप ऐसा सर्च करते हैं किरचॉफ का नियम शिव कोचिंग क्लासेस तो आ जाएगा, या तो प्लेलिस्ट पे आप देख लेना, ठीक है ना। जो भी ना देखे हों तभी आप समझ पाएंगे। इतना क्लियर? आगे क्या लिखा है कि अतः धारा मापी से होकर कोई जो है धारा प्रवाहित नहीं होती है, क्योंकि संतुलन की स्थिति में धारा मापी में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। इतना आप यदि यहां तक ना लिख पाए तो यहां तक भी लिख दें, काफी है कि एक सेल में से ई से में से I धारा प्रवाहित हो रही है, बिंदु A पर दो भागों में बढ़ जाती है, एक भाग P और Q के दिशा में और दूसरा भाग जो है I2 है R और S में से होकर प्रवाहित होता है। इतना लिखना पड़ेगा यार, थोड़ा सिस्टम तो लिखना पड़ेगा ना, तब ना आप आगे प्रूव करोगे तो कैसे समझ पाओगे कैसे प्रूव करना है। क्लियर? अब आपको इसमें किरचॉफ का नियम लगाना है। अब किरचॉफ का नियम आप लोगों ने पढ़ा होगा, दो नियम है। पहला नियम है किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का योग शून्य होता है, मतलब आने वाली जितनी धारा है उतने ही जाने वाले धारा, दोनों का मान बराबर होता है, ठीक है ना। तो ये पहला किरचॉफ का नियम था। लेकिन दूसरा किरचॉफ का नियम था कि कोई बंद जाल है और बंद जाल में भिन्न भिन्न भागों में भिन्न भिन्न धारा बह रही है, तो भिन्न भिन्न धाराओं के साथ भिन्न भिन्न प्रतिरोध होगा, तो भिन्न भिन्न धाराओं में भिन्न भिन्न प्रतिरोध के गुणनफल का योगफल उसमें टोटल विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। क्लियर? कोई भी आपका बंद जाल है, जैसे यहां पर हम ले लें, एक आपके पास बंद जाल है, जैसे मान के चलते ए बी डी ए ऐसा ले लें, एक बंद जाल आपको दिख रहा है। तो इस बंद जाल में जो भी धारा होगी है ना, उन धाराओं का हम क्या करेंगे, प्रतिरोधों के साथ गुणनफल निकालेंगे। प्रतिरोध के साथ गुणनफल निकालने के बाद स्टूडेंट उसमें हम क्या करेंगे, योग करेंगे, और योग करेंगे तो जो योग आएगा वो विद्युत वाहक बल के बराबर होगा, क्योंकि ये सीमांत संतुलन की स्थिति में तो यहां जो विद्युत वाहक बल है वो शून्य होगा। तो ध्यान दीजिएगा, पहला आपका एक बंद परिपथ मिल रहा है ए बी डी ए, ठीक है ना, ए बी डी ए। ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर जो डायरेक्शन है ये इधर है, ये इधर, एक दूसरे के विपरीत है तो निगेटिव होगा, एक तो निगेटिव होगा। ध्यान दीजिए, जैसे यदि I1 है, इसका दिशा इधर होता तो फिर I1 प्लस I2 रहता, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनकी दिशा दोनों की अलग अलग है, विपरीत है। अब मैंने क्या कहा, किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है कि जो भी धारा बह रही है और उनके साथ जो प्रतिरोध है उनके गुणनफल का योग विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। इतना यदि आप समझ गए होंगे तो अब कुछ भी नहीं है, आप कर पाओगे, ठीक है। तो आगे आपको लिखना है कि किरचॉफ के नियमानुसार, किरचॉफ के नियमानुसार, किरचॉफ का नियम क्या कहता है, किसी बंद चाल में, तो बंद परिपथ आपका हमने बताया अभी, बंद परिपथ, कौन सा बंद परिपथ, ए वी डी ए में, ठीक है ना। एक बार पुनः मैं आपको दिखा देता हूं, ए बी डी ए में, तो आपके पास I1 धारा, इसके संगत प्रतिरोध P और एक I2 धारा संगत प्रतिरोध R। क्लियर? तो यहां पर मैं लिखूंगा जो कि आप लोगों से बनना चाहिए। तो I1 है, इसके संगत P, और फिर I2 है, इसके संगत है R, और मैंने बताया था ना कि अपोजिट है एक दूसरे के, इसलिए ऋणात्मक, और टोटल संतुलन की स्थिति में विद्युत वाहक बल यहां शून्य है। तो यदि इसको मैं पक्षांतर कर दूं, स्टूडेंट, तो I1P बराबर I2R, और इसको समीकरण 1 दे देते हैं। ये I है ना, ये I2 है, I1 और I2 है, इसको हमने समीकरण 1 दे दिया। इसी प्रकार दूसरा बंद परिपथ है आपके पास, इसी प्रकार बंद परिपथ आपका है B C D B में, ठीक है। तो धारा है आपके पास I1 Q और एक दूसरे के अपोजिट है तो I2 S, और टोटल जो है 0 है। यदि पक्षांतर कर दूं तो I1 Q बराबर I2 S, ये समीकरण 2 हो गया। पुनः एक बार डायग्राम में समझो, दूसरा बंद परिपथ कौन सा, ये है B C D
बी। अब देखिए इसकी डायरेक्शन यदि देखी जाए तो डायरेक्शन एक दूसरे की, ये इधर है ये इधर है, यहाँ पर जो डायरेक्शन है थोड़ा सा धारा इधर जाएगा लेकिन ये धारा इधर, ये इधर जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो ये एक दूसरे क्या है, विपरीत है। अब जब एक दूसरे के विपरीत है स्टूडेंट तो डेफिनेट है ऋणात्मक होंगे, क्लियर। तो यहाँ पर आपका ऋणात्मक चिन्ह किस लिए है, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत है और संतुलन की स्थिति में विद्युत वाहक बल 0 है। अब समीकरण 1 में 2 को भाग दे दो, ठीक है ना। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, तो भाग दे दीजिए, कितना आएगा, I1P बटे I1Q बराबर I2R बटे I2S। तो I1 से I1 कट जाएगा तो P बटे Q बचेगा और यहां पर बचेगा R बटे S। और यही व्हिटस्टोन सेतु का सिद्धांत है, यही व्हिटस्टोन सेतु का सिद्धांत। जी हाँ, कंप्लीट हो गया आपका। तो इस प्रकार स्टूडेंट आपका कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ये जो डायरेक्शन है ना यहाँ पे, तो इसकी दिशा इधर, इसकी दिशा इधर, इसकी दिशा इधर और इसकी दिशा इधर है, ठीक है ना, और इसकी दिशा इधर है। ये थोड़ा सा डायग्राम यदि आप मिस्टेक कर रहे हो तो यहाँ पर इसको सुधार लीजिएगा, डायरेक्शन इधर और ये इधर, बाद में प्रॉब्लम होगी आपको, ठीक है। किसी किसी बुक्स में थोड़ा अलग अलग दिया रहता है, तो मैं केवल इतना आपको समझा रहा हूँ, यहाँ से जा रहा है इधर और यहाँ से जा रहा है इधर। यदि इसमें धारा की दिशा तो इधर से इधर होगी, ठीक है। बस आप इतना करेंगे, कोई दिक्कत नहीं बनेगा, ठीक है। तो चलते हैं फिर स्टूडेंट, अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना और अच्छे से समझो, 1 से 2 बार पढ़ो, किस चाप का नियम जरूर देख लेना, तभी आपको समझ में आएगा। हो सकता है मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा तो आप वहां से देख लेना, ठीक है। चलते हैं फिर, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।